नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सीएपीएफ एसए राइटिंग के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और एसएसबी में जो लेक्चरेट होते हैं और जो ग्रुप डिस्कशन के लिए टॉपिक आता है उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें ये बताता है कि जितने भी सोसाइटी में सेक्शंस हैं ना, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, हम सबको उन्हें इक्वली ट्रीट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू अ नेशनल सिविल कोड। मतलब एक सिविल कोड होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हो हर एक सिटीजन पे, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, उनका धर्म क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो सिविल जो लॉज होते हैं वो कौन से एरिया कवर करते हैं, तो इसका सीधा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें कि जैसे क्रिमिनल लॉज होते हैं ना, क्रिमिनल लॉज को छोड़ के बाकी जितने भी लॉज आते हैं, जितने भी केसेस हैं, वो सारे सिविल लॉज के अंडर आते हैं। जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जितने भी भाई तुम्हारे जायदाद के केस हो गए हैं या फिर डाइवोर्स के हो गए, मैरिज के हो गए, मेंटेनेंस के हो गए, वो सारे इसी के अंदर आते हैं। सिविल लॉज इनको कवर करता है। और यार यूनिफॉर्म सिविल कोड में सीधा सीधा हमारे रिलीजन और हमारे जो लॉज है ना, मॉडर्न लॉज हैं, उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो चलिए इसकी हिस्ट्री पे चलते हैं। तो हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं, अगर हम पीछे जाते हैं, तो हमें पता लगता है जो रोमन्स थे और मेसोपोटामियंस थे वो खुद को सिविल लॉज पे गवर्न करते थे, ना कि कोई होली टेक्स्ट पे गवर्न करते थे। जैसे कि आजकल जो मुस्लिम है वो शरिया लॉज पे, और जो हिंदूज़ है, जो पहले हिंदूज़ थे, वो मनुस्मृति को फॉलो करते थे। लेकिन उस टाइम पे भी जो रोमन्स थे वो इतने एडवांस थे कि वो सिविल लॉज को फॉलो करते थे, ना कि कोई होली टेक्स्ट को फॉलो करते थे। और जो मेसोपोटामियंस थे वो यूज़ करते थे यूआर नमो कोड। जो इनका सिविल कोड था उसका नाम था ये यूआर नमो कोड, जो कि सबसे पुराना लो कोड था हिस्ट्री में। तो आगे चलते चलते हम देखते हैं कि इसकी प्री इंडिपेंडेंस एरा या कॉलोनियल एरा में, जिस टाइम पे अंग्रेज हम पे रूल कर रहे थे, इंडिया पे रूल कर रहे थे, उस टाइम यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या हिस्ट्री थी। तो यार उस टाइम एक लेक्स लॉ की रिपोर्ट आई थी 1840 में। तो लेक्स लॉ की रिपोर्ट ने उस टाइम पे इम्पोर्टेंस बताई थी कि इंडियन कोड में ना, इंडियन लॉ में यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत है। लेकिन ये जो यूनिफॉर्मिटी होगी ना, ये सिर्फ किस में होगी, ये होगी सिर्फ क्रिमिनल केसेस में। और इसमें भी यहाँ पर जो सिविल लॉज थे उनको बाहर रखा गया था, इनसे एक्सक्लूड कर दिया गया था। उसके बाद क्वींस 1859 का प्रोक्लेमेशन जो आया था उसमें भी यही बोला गया था कि हम रिलीजियस मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। और यार ऐसा इसका एक और रीज़न है, क्योंकि 1857 की जो रिवोल्ट थी ना, उस टाइम पे क्या हुआ था, उसका जो एक मेन कारण ये था कि हिंदू और मुस्लिम जो सोल्जर्स थे, उनके जो कार्ट्रिजेस थी ना, उसमें जो ग्रीस यूज़ होती थी वो यूज़ होती थी काऊ के फैट से और पिग के फैट से, जो कि मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों के लिए एक पाप के समान था। तो इसीलिए जो है ना, उस टाइम पे क्वींस प्रोक्लेमेशन 1859 आता है और ये बोलता है कि हम इनके रिलीजियस मैटर में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों को समझ आ गया था कि यूनिटी में आके हमें यहाँ से, इंडिया से बाहर कर देंगे। तो इसलिए जो है उन्होंने क्या बोला कि जो मुस्लिम है वो अपना सिविल कोड फॉलो करेंगे और जो हिंदूज है वो अपना सिविल कोड फॉलो करेंगे। तो यार उस टाइम पे ना पूरी कंट्री में ये कॉमन हो गया था 1857 के बाद कि हिंदूज जो हैं वो अपना कोड फॉलो करेंगे और जो मुस्लिम जो हैं वो अपना कोड फॉलो करेंगे। मतलब डिफरेंट सिविल लॉज थे लेकिन सेम क्रिमिनल लॉज थे। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट कॉलोनियल एरा। ये वो वाली एरा है जब ब्रिटिशर्स चले गए थे और उसके बाद हम इंडिपेंडेंस हमने हासिल कर ली थी। तो उसके बाद क्या हुआ था, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे ना, तो हमारे जैसे कुछ लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर ने ये कहा था कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। तो यार उस टाइम पे भी कुछ ऐसे रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट लोग उस असेंबली में मौजूद थे जिन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने बोला कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग लॉज ही, सिविल लॉज ही रहने दो इनके लिए। तो यार उसके बाद हम चलते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो शरिया की फॉर्मेशन को क्यों सपोर्ट करते थे। अब शरिया जो है वो एक लॉ है जो कि मुस्लिम का सिविल लॉज होता है ना, जो मुसलमान खुद को सिविल लॉज पे गवर्न करते हैं उसको हम शरिया बोलते हैं। तो ब्रिटिशर्स इसको सपोर्ट क्यों करते थे। अब ब्रिटिशर्स को ये बता था कि अगर हम जो है हिंदू को अलग सिविल कोड से चलाएंगे, मुस्लिम्स को अलग सिविल कोड से चलाएंगे, तो हम इंडिया को ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, ब्रिटिशर्स को ये पता था। तो यार आगे चलते चलते अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो शरिया को क्यों सपोर्ट करते थे, फॉर्मेशन ऑफ शरिया को क्यों सपोर्ट करते थे। तो शरिया जो है वो मुस्लिम्स का सिविल लॉ है जिसके हिसाब से वो खुद को गवर्न करते हैं। अब इनका सीधा से एक पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल के हिसाब से ये बोलते थे कि हम इनको डिवाइड करेंगे और तभी इन पर रूल कर सकते हैं। तो वो इंडिया को सेग्रीगेट करना चाहते थे एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में, जहाँ पर इंडिया जो है बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे और ये ईजिली हम पे रूल कर सके। तो अब चलते चलते बात करते हैं 1950 में। 1950 में क्या होता है कि उस टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। अब वो क्या करते हैं, वो कुछ रिफॉर्म्स लेके आते हैं हिंदू पर्सनल लॉ में और कुछ लॉज को वो अबोलिश कर देते हैं। और नेहरू जी इसको बोलते हैं द फर्स्ट स्टेप फॉर प्रिपेयरिंग द ग्राउंड। अभी कौन से ग्राउंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं हिंदू जो लॉज हैं उनमें क्या करूँगा, रिफॉर्म्स लेके आऊँगा और मैं ग्राउंड तैयार कर दूंगा ताकि हम पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मली यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर सकें। अब उस टाइम पे एक हिंदू कोड बिल आता है
जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे हैं वो ड्राफ्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि वो डिवोर्स को लीगलाइज कर देते हैं। अब हिंदूज में क्या होता है ना कि एक बार शादी होगी ना तो तुम डिवोर्स नहीं ले सकते। अब इस कोड्स में क्या था कि जो पर्सनल लॉज थे ना, हिंदू के पर्सनल लॉज थे, उसमें रिफॉर्म्स लेके आने की बात हो रही थी यहाँ पर। तो वो क्या करते हैं, डिवोर्स को लीगलाइज कर देते हैं, पोलीगैमी को अपोज करते हैं, और वो जो बेटियाँ होती हैं ना उनको भी बोलते हैं कि वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती हैं। तो अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर उनका होता है कड़ा विरोध, इस बिल का कड़ा विरोध होता है और इस बिल को कर दिया जाता है कैंसर। और उसके बाद इसके 4 अलग अलग लॉज में ना इसका डाइल्यूटेड वर्जन पास होता है। अब उसके अगला आता है सक्सेशन एक्ट। अब ये सक्सेशन एक्ट क्या है, ये 1956 में आया था हिंदू सक्सेशन एक्ट के नाम से। और यहाँ पर क्या हुआ था कि जो बेटी थी वो बेटियों को जो है अब ज़मीन मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि बेटियों को सिर्फ राइट टू सस्टेनेंस दिया जाएगा। राइट टू सस्टेनेंस का मतलब है कि उनको सिर्फ उतनी ही चीज़ें दी जाएंगी जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त हैं। तो इसमें ये कर दिया गया था सक्सेशन एक्ट में। जो हिंदू कोड बिल था ना, इसका तो कड़ा विरोध हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, उसने क्या करा, राइट टू सस्टेनेंस दिया, राइट टू प्रॉपर्टी जो इनहेरिट प्रॉपर्टी है वो हटा दिया। और यहाँ पर क्या होता है फिर 4 लॉज जो मैं बता रहा था कि जो अलग अलग 4 लॉज पास होते हैं, ये 4 लॉज पास होते हैं। ये हिंदू कोड बिल के डायल्यूटेड वर्जन जो है वो ये 4 लॉज हैं आगे। द हिंदू मैरिज एक्ट, माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट आता है। अब स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होता है, 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट आता है और उसमें ये बोल दिया जाता है कि अगर कोई बंदा है, अगर वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुकात रखता है तो वो अपने रिलीजन से बाहर आके सिविल मैरिजेस अलाउ कर सकता है। सिविल मैरिजेस का मतलब जैसे कोर्ट मैरिजेस होते हैं ना, वही सिविल मैरिजेस हैं। तो यार आगे चलते हैं और उसके बाद आता है शाहबानो केस। शाहबानो केस 1985 में आता है, बहुत तगड़ा केस होता है। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं ना, ये हमेशा हम इसमें इस शाहबानो केस का रेफरेंस देते हैं। शाहबानो केस में ये हुआ था कि एक 73-ईयर-ओल्ड वुमेन थी, उसके पति ने उसको तलाक दे दिया था, तलाक 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 बोल के, ट्रिपल तलाक, जो कि अभी भी कुछ साल पहले जो था बहुत सुर्खियों में था। तो शाहबानो को तलाक दे दिया। अब शाहबानो क्या की, डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट पहुंचते हैं और डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट में जाके जो फैसला होता है वो शाहबानो के पक्ष में जाता है। अब मुस्लिम्स क्या करते थे ना, मुस्लिम्स 90 डेज़ का उनका इद्दत पीरियड होता था। ये इद्दत पीरियड है ना, ये इद्दत पीरियड होता था। और ये क्या करते थे कि अगर मुस्लिम सिविल कोड के हिसाब से कि अगर एक औरत को तलाक मिल जाता है तो उसका पति उसको सिर्फ 90 दिन के लिए, जो इद्दत है ना, ये 90 दिन का पीरियड होता था, सिर्फ इसी टाइम के लिए उसको मेंटेनेंस कॉस्ट जो है उसको प्रोवाइड करेगा, उसको एलिमनी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर शाबान हो जाती है डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट, जहाँ पर उसके फेवर में फैसला आता है। और फिर उसका पति जो है इस चीज़ को लेके, इस केस को लेके जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अब वो सुप्रीम कोर्ट में उसका पति जाके बोलता है कि मैंने तो अपनी सारी ओब्लिगेशंस, अपनी सारी ड्यूटी इस्लामिक लॉ के अंडर सारी की सारी पूरी कर दिया, मतलब मैंने उसको 90 दिन के लिए जो उनका इद्दत पीरियड था उसमें उसको मैंने उसको एलिमनी प्रोवाइड करी है, उसको मैंने मेंटेनेंस कॉस्ट दी है। अब तो यहाँ पर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो फैसला सुनाती है शाहबानो के फेवर में। और शाहबानो के फेवर में जैसे ही वो अपना फैसला सुनाती है, अब यहाँ पर जितने भी मुस्लिम क्लरिक्स और पॉलिटिशियन हैं वो रोड पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि जो ये लॉ पास हुआ है ये इस्लाम के अगेंस्ट है, ऐसे नलीफाई करवाने की मांग उठाते हैं। लेकिन होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया था और ये नलीफाई करने वाली नहीं थी। तो अब उस टाइम के जो पीएम होते हैं इंडिया के, वो होते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी क्या आते हैं, वो एक लॉ पास करवाते हैं, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। और इससे क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी शाहबानो के फेवर में कि जो उसको एलिमनी है वो उसको अपने लाइफ टाइम तक मिलेगी, तो वो हो जाती है ओवरटर्न्ड। और यहाँ पर मुस्लिम वुमेन्स के जो राइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और उनको एलिमनी बोलते हैं सिर्फ 90 दिन के लिए ही मिलेगी। इसका मतलब हुआ कि उनको सिर्फ जो है मुस्लिम सिविल लॉज के हिसाब से ही एलिमनी प्रोवाइड की जाएगी, जो उनका इद्दत पीरियड था उतनी ही एलिमनी उनको प्रोवाइड की जाएगी। ये किससे हुआ था, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो यार ऐसे और भी केसेस आते हैं हिस्ट्री में, तो उनमें से सबसे प्रोमिनेंट केस है वो है डैनियल लतीफ़ी केस का। अब इस केस में क्या हुआ था कि मुस्लिम वुमेन्स एक्ट को यहाँ पर चैलेंज कर दिया था। और उन्होंने कहा था, मुस्लिम वुमेन ने कहा था कि हमारे आर्टिकल 14 एंड 15 जो कि राइट टू इक्वलिटी है और आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ है, ये हमारे वॉयलेट हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जजमेंट की थी कि एक मुस्लिम वुमेन को तब तक मेंटेनेंस मिलेगी जब तक कि वो रीमैरी नहीं हो जाती, जब तक उसकी शादी दोबारा नहीं हो जाती, उसको तब तक जो उसका पति है, जो उसका पुराना पति है, वो तब तक उसको मेंटेनेंस देगा जब तक उसकी दोबारा से शादी नहीं हो जाती है। अगर उसकी शादी नहीं होती है तो उस केस में उसको लाइफ टाइम जो है मेंटेनेंस मिलेगी। तो यार आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं और भी कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिसकी वजह से जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग हमेशा जो है उठती रही है। तो अगला केस जो है ना वो है सरला मुदगल जी का। सरला मुदगल जी के साथ क्या हुआ था कि उनके एक हिंदू हस्बैंड थे, उन्होंने हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग उनके साथ शादी करी थी। लेकिन वो क्या करते हैं, वो मुस्लिम बन जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं मुस्लिम में और फिर करते हैं दूसरी शादी। तो जब वो दूसरी शादी करते हैं ना,
सरला मुद्गल की चली जाती है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पे। तो सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पे वर्डिक्ट देती है कि इस्लाम में कन्वर्ट होने से उनकी पहली शादी, जो कि सरला मुद्गल के जो हस्बैंड थे उनकी जो पहली शादी सरला मुद्गल से हुई थी, वो नलीफाई नहीं हुई है। कन्वर्ट होने के बाद जो उन्होंने दूसरी शादी करी है वो एक ऑफेंस है, उसको एक ऑफेंस की तरह ट्रीट करेंगे अंडर सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो यार अगला जो केस आता है वो आता है जॉन वेलामेटम केस। अब जॉन वेलामेटम केस क्या था, ये केरला के एक प्रीस्ट थे, क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 118 है ना, ये डिस्क्रिमिनेटरी है अगेंस्ट क्रिश्चियंस। क्योंकि अगर क्रिश्चियंस को अपनी प्रॉपर्टी अपनी खुद की विल से अगर उनको डोनेट करनी पड़ती थी तो उन पे अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगती थी। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या करा, उस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कॉन्स्टिट्यूशनल से स्ट्रक ऑफ कर दिया। यार उसके बाद हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके बारे में क्या बोलता है। तो यार पार्ट 4 डीपीएसपी के अंडर आर्टिकल 44 में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, और उसमें वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंप्लीमेंट करे। और यार आर्टिकल नंबर 37 में खुद लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद वहाँ पर क्लियर करा है कि जो डीपीएसपी है वो एनफोर्सेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में। मतलब अगर वो वॉयलेट होता है तो हम किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। लेकिन वहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि जो डीपीएसपी है ना, वो फंडामेंटल है कंट्री को गवर्नेंस, कंट्री की गवर्नेंस के लिए। तो यार इससे हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो खुद बिलीव करता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए किसी ना किसी तरीके से, लेकिन वो इसको मैंडेटरी भी नहीं बोलता है। तो यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस जिन्होंने बनाया था वो भी यही चाहते थे कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना वो किसी ना किसी मैनर में इंडिया में आए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को जो है वो मैंडेटरी नहीं किया हमारे ऊपर। तो यार आगे चलते चलते अब हम पढ़ेंगे गोवा सिविल कोड। तो भाई ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहाँ पर ना मुझे कुछ चीज़ें जो है मैं पढ़ रहा था और मैं भी हैरान रह गया था यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या होता है गोवा सिविल कोड में, जो गोवा पे जो है उस टाइम पे दोस्तों पोर्चुगीज़ जो थे वो गोवा पे कब्जा किए हुए थे उस टाइम पे। और पोर्चुगीज़ ने क्या किया था कि जो अपना सिविल कोड है ना वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था। और जब हमने गोवा को आज़ादी दिलवाई थी, जब हमने गोवा को आज़ाद किया था, तो तब भी ये जो पोर्चुगीज़ का जो सिविल कोड है ना ये वहाँ पर आज भी इम्प्लीमेंटेड है। अब इसके फीचर्स क्या थे, जो गोवा में सिविल कोड लगा हुआ है वो उनके फीचर्स क्या हैं। अच्छा वहाँ पर ये है कि इक्वल डिवीजन होगा प्रॉपर्टी का और इनकम का बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, और बच्चों में भी जो है रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, मतलब उनका जेंडर क्या है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसके बाद वहाँ पर क्या है कि जो बर्थ, मैरिज और जो डेथ है ना वो कंपलसरी जो है रजिस्टर्ड होगी। और डाइवोर्स के लिए वहाँ पर सर्टेन प्रोविजंस है जो कि इक्वलिटी की ही बात करते हैं। वहाँ पर जो मुस्लिम्स है ना जो गोवा में रहते हैं वो पोलीगैमी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और ना ही वो ट्रिपल तलाक 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 बोल के जो है वो तलाक ले सकते हैं। उनको भी वहाँ पर कोर्ट में जाना पड़ेगा और सिविल लॉ के हिसाब से ही वहाँ पर डाइवोर्स लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब शादी होती है ना तो डिस्ट्रीब्यूशन होती है गिफ्ट्स की, आपस में प्रॉपर्टी आती है, जो भी कुछ आता है, गहने जवाहरात जो भी आता है। अब इंडिया में क्या होता है जितने एसेट्स आते हैं ना उन सबको जो कंट्रोल करता है ना वो हस्बैंड के अंदर आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि वो हस्बैंड के एसेट्स हैं। लेकिन गोवा में क्या है कि जितनी भी प्रॉपर्टी या फिर वेल्थ है मैरिज के टाइम पे आती है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है कपल्स के बीच में। और यहाँ पर क्या है कि अगर एक स्पाउस का डिवोर्स होता है ना तो उनके बीच हाफ हाफ प्रॉपर्टी जो है बंटती है। अगर उनकी इनकेस डेथ हो जाती है तो उनकी प्रॉपर्टी जो है आधी आधी करके वहाँ पर जो भी मेंबर सर्वाइविंग मेंबर्स होंगे, उनके बच्चे होंगे या फिर और दूसरे जो गार्डियंस होंगे, तो उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। अच्छा और इंडिया में एक और चीज़ होती है कि माँ बाप जो है ना कभी अपने बच्चों को अगर वो सेवा वगैरह ना करे तो उनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं। गोवा में आप ये नहीं कर सकते ऐसा। गोवा में क्या होगा कि जो हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी जो है ना वो बच्चों को देनी ही पड़ेगी आपको, तभी जाके आप उनको बेदखल कर सकते हो, डिस इनहेरिट कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी से। उसके बाद जो है ना अब जो गोवा का सिविल कोड है, ये पॉइंट जो है ना भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको भी लग रहा होगा पढ़ के कि भाई गोवा का सिविल कोड कितना सही है, मतलब वहाँ पर यूनिफॉर्मली जो है धर्म में भेदभाव नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटा सा एरर है जिसको हम बोल सकते हैं, वो ये है कि ये जो कोड है ये स्ट्रिक्टली यूनिफॉर्म कोड नहीं है। मतलब यहाँ पर गोवा में जो हिंदू मैन है ना वो दो शादी कर सकता है। उसके कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो वहाँ पर इम्पोज होती है कि अगर एक हिंदू आदमी को दो शादी करनी है तो वो कैसे कर सकता है। अगर उसकी पत्नी 25 साल की उम्र तक, अगर उसकी पत्नी जो है 25 साल की उम्र तक कोई बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, इफ़ द वाइफ फेल्स टू डिलीवर अ चाइल्ड बाय द एज ऑफ 25, तब जो है वो आदमी जो है दूसरी शादी कर सकता है। या फिर अगर 30 साल की उम्र तक जो उसका बच्चा है, जो वो पत्नी है, वो एक मेल चाइल्ड नहीं दे पा रही है पति को, अगर वो पत्नी जो है वो फेल हो जा रही है, इफ़ शी फेल्स टू डिलीवर अ मेल चाइल्ड बाय द एज ऑफ 30, तो फिर क्या होगा, वहाँ उसका पति जो है वो दूसरी शादी कर सकता है।
लेकिन यहाँ पर जो दूसरी कम्युनिटीज़ है उसके लिए जो पॉलीगैमी है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट है। तो हिंदूज जो यहाँ पर दो कंडीशन में शादी कर सकता है, अगर 25 साल तक उसकी पत्नी ने कोई बच्चा नहीं दिया या फिर 30 साल की उम्र तक उसकी पत्नी ने कोई भी मेल चाइल्ड नहीं दिया, और दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए यहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट है। तो ये पूरी तरह से जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट देते हैं ना यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में, वो ये बोलते हैं कि ये इंडिया को इंटीग्रेट करेगा, क्योंकि इंडिया में यार अलग अलग रिलीजन है और सबके अलग अलग सिविल कोड्स हैं। तो उससे क्या होगा, अगर हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, इंडिया जो है इंटीग्रेट होगा। उसके बाद है इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग वोट बैंक पॉलिटिक्स, सीधी सी बात है। तीसरा क्या है, जो पर्सनल लॉज है ना वो लूप होल है, क्योंकि जो पर्सनल लॉज थे ना वो यार 1000 साल पहले अप्लीकेबल थे, आज के टाइम पे वो अप्लीकेबल है ही नहीं। चौथा क्या है, मॉडर्न साइन ऑफ प्रोग्रेसिव नेशन। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना वो रिलीजन को साइड रख के एक सिविल लॉ की बात करता है जो कि सबके लिए बराबर है, चाहे उसका कोई रिलीजन हो या कोई जेंडर हो। तो इसलिए जो है ये एक साइन होता है एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशन का। पांचवा क्या है, इट विल गिव मोर राइट्स टू वुमेन। तो यार जितने भी रिलीजियस पर्सनल लॉज है ना वो सारे मिसोजिनिस्टिक इन नेचर होते हैं, वो सारे भेदभाव करते हैं और औरत को जो है वो हमेशा दर्जा कम दिया गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या होगा कि वुमेन को जो है इक्वल राइट्स मिलेंगे, और जो उनको पहले बिल्कुल राइट्स नहीं मिलते ना, अब उनको एकदम से जो है ज़्यादा राइट्स मिलेंगे, वो इक्वल राइट्स को एंजॉय कर सकेंगी। छठा क्या है, ऑल इंडियन शुड बी ट्रीटेड द सेम वे। अब ऐसा होता है यार कि हिंदू और मुस्लिम, अगर इन दोनों के सिविल लॉज अलग हैं तो इन दोनों को ना पहले अलग अलग ट्रीटमेंट मिलता था, लेकिन अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो दोनों के जो तलाक वाला सीन होगा ना, कि हिंदू पहले तलाक नहीं ले सकते थे और मुस्लिम जो है वो तलाक 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 बोल के इजीली तलाक ले सकते थे। अब यहाँ पर क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो दोनों जो है ना, दोनों को एक ही तरीके से तलाक लेना पड़ेगा कोर्ट के तरीके से। तो इसलिए क्या है, जो जितने भी इंडियंस हैं ना वो सारे एक ही तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। इट प्रोमोट्स द रियल सेक्युलरिज्म। तो बिल्कुल भाई, जैसे कि अब अलग अलग रिलीजन के जो लोग हैं ना, अगर हम उनको एक ही तरीके से ट्रीट करेंगे ना तो यही असली सेक्युलरिज्म का मतलब होता है। असली सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा, वो रियल सेक्युलरिज्म को प्रमोट करेगा। चेंज हैज़ बिन द लॉ फॉर नेचर। और यार हमेशा ये होता है ना कि माइनॉरिटी जो लोग होते हैं ना वो ये चुनते हैं कि यार हमें अब खुद के कल्चर को प्रिजर्व करना है, हमने खुद के रिलीजियस जो होली टेक्स्ट होते हैं उनको प्रिजर्व करना है, हम उनके राह पे चलेंगे। लेकिन यार हमेशा से ना ये प्रकृति का भी नियम रहा है बदलाव। तो ये बदलाव अब माइनॉरिटीज़ को भी लेके आना पड़ेगा और उनको भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि इनकी जो असली ज़रूरत है ना वो एक नेशन को ही आगे बढ़ाएगी। उनका भी फ़ायदा होगा इसमें, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अगर वो अप्लाई इम्प्लीमेंट होता है पूरी कंट्री में तो इनसे माइनॉरिटीज़ को ही फ़ायदा होगा। उसके बाद क्या है कि कुछ जो पर्सनल लॉज है ना उसमें वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आते हैं। जैसे यार हम देखते हैं कि मुस्लिम लॉज में क्या है कि औरतों के लिए ना ऐसा बोला गया कि वो उनको बुरके में रहना चाहिए, और उनके बाद जो खड़ना वगैरह होता है तो वो सारे काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है। तो इसलिए जो है ना वो वायलेशन करता है ह्यूमन राइट्स का। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा ना तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ से हट जाएंगी, और इससे क्या होगा कि जो लॉज हैं ऐसे जो वायलेशन करते हैं ह्यूमन राइट्स का, वो भी साथ के साथ जो है वैनिश होते रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग कन्फ्यूजन। अब क्या है कि मुस्लिम जो है वो अलग सिविल कोड फॉलो कर रहा है, हिंदू जो है वो अलग सिविल कोड फॉलो कर रहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे कन्फ्यूजन बढ़ती है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अप्लाई हो जाएगा यूनिफॉर्मली पूरी कंट्री में तो इससे क्या होगा, जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं यार कुछ चैलेंजेस जो कि हमें फेस करने पड़ेंगे जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर कुछ लॉज ऐसे बनाएंगे। तो सबसे पहला चैलेंज तो यही है यार, हमें एक ऐसा लॉ बनाना पड़ेगा जिससे हर कम्युनिटी को लगे कि ये उसके फ़ायदे के लिए है और किसी भी कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट और सेंटिमेंट्स है वो हर्ट ना हो। दूसरी बात क्या है कि मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट यूसीसी। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी हम बात करते हैं ना तो हमेशा माइनॉरिटी को ऐसा लगता है कि मेजोरिटी जो है हमारे ऊपर ना अपने व्यूज़ को थोपना चाहती है, और ये ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन ना स्प्रेड होती रहती है हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब भी बात आती है। तो हमें इस मिस इन्फॉर्मेशन को जो है वो ठीक करना पड़ेगा, हमें माइनॉरिटी को समझाना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके भले के लिए भी है, और इससे मेजोरिटी अपने व्यूज़ नहीं थोप रही है बल्कि वो तो बराबर कर रही है मेजोरिटी और माइनॉरिटी को। तो बात क्या है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। तो यार हर पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं कि हम आएंगे सत्ता में आएंगे तो हम जो है यूसीसी को लेके आएंगे, लेकिन जैसे वो सत्ता में आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो एकदम भूल जाते हैं। तो एक पॉलिटिकल विल भी चाहिए, एक उनको डिटर्मिनेशन चाहिए कि यार हाँ हमें यूसीसी लेके आना तो लेके आना, हम इम्प्लीमेंट करेंगे तभी ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा पूरी कंट्री में। अब उसके बाद क्या है, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैव डिफरेंट पर्सनल लॉज विच लेड टू द पोलिटिकलाइजेशन ऑफ द यूसीसी डिबेट। और हाँ यार ऐसा भी है कि अब देखो, अब हिंदू जो हैं वो भी नहीं चाहते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, मुसलमान जो है वो भी नहीं चाहते यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। तो इससे क्या होगा ना कि जो यूसीसी की डिबेट है वहाँ पर
पॉलिटिकलाइजेशन उसकी होने लग जाएगी। तो हमें इस चैलेंज से भी हमें बचना पड़ेगा कि हम इसको पॉलिटिक्स से दूर लेके जाएं और हम नेशन के हित के लिए सोचें, एक कंट्री के फ़ायदे के लिए सोचें। उसके बाद जो यार अगला सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो है आर्टिकल 29 और 30। हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, आर्टिकल 29 और 30 में हम माइनॉरिटीज़ को राइट दे, सेक्युलर कंट्री में अपने धर्म को, अपने कल्चर को, अपने कस्टम्स को फॉलो करें, लेकिन दूसरी तरफ हम उन्हें ये भी बोल रहे हैं कि वो एक सिविल कोड को फॉलो करें। तो ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन है और हमें इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। लेकिन एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इम्प्लीमेंट हो जाता ना, तो यार माइनॉरिटीज़ को खुद समझ आ जाएगा कि क्या उनके फ़ायदे के लिए और क्या उनके नुकसान के लिए है। तो यार आगे चलते हैं और अब हम आ गए हैं कंक्लूजन पे। तो फाइनली मैं इस टॉपिक को जो है अब कंक्लूड करने जा रहा हूँ। तो कंक्लूजन में मैं बताना चाहूँगा कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने खुद अपने पर्सनल लॉज में कुछ रिफॉर्म्स लेके आए हैं। जैसे टर्की और तुनिशिया, इन्होंने क्या करा है, बुरके को बैन कर दिया है, बुरका प्रैक्टिस है उसको बैन कर दिया है, बोलते हैं बुरका नहीं पहनेंगे। इजिप्ट और जॉर्डन है, इन्होंने क्या करा है, ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया है। तो अगर ये जो प्रोमिनेंट मुस्लिम कंट्रीज़ है जहाँ पर शरिया लॉ है लागू हो रखा है, तो वहाँ पर ये खुद रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। तो सीधा सा मतलब यही है कि अगर यार ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये अगर पर्सनल लॉज में रिफॉर्म लेके आ रही हैं, अगर जो वेस्ट कंट्री है अगर वो सिविल कोड को फॉलो कर रही है, तो हम इंडियंस जो है अभी भी क्यों आर्केक लॉज को, वही पुराने 1000 साल पहले थोपे लॉज को अभी भी हम क्यों फॉलो कर रहे हैं। और यार इसका सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है, अगर हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा। हमें सारे धर्म के जितने एक्सपर्ट्स हैं और जितने भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ और फेथ के जो एक्सपर्ट्स हैं उन सबको हमें एक मंच पे लेके आना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि आपके ट्रेडिशंस में और आपके प्रैक्टिसेस में जो सबसे बेस्ट है ना, जो सबसे बेस्ट चीज़ है जो आज के टाइम पे एप्लीकेबल है, हमें वो चाहिए, हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। और ऐसे ही लॉज हमें चाहिए जो आज के टाइम पे एप्लीकेबल हो, और उनको हमें एक सिविल कोड के अंदर जो है वो अप्लाई कर देना है, उनको हमें यूनाइट कर देना है एक अंडर वन सिविल कोड। तो हे गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर और कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।